स्किल्स कैसे हैं, इसमें लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं, क्लास में इसमें ये एक एज अ टीम काम कर सकता है को उन सब्जेक्ट से कंपेयर किया जाता था जो मेरे सब्जेक्ट शायद से स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उससे नहीं कंपेयर किया जाता जो मेरा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, जो कि एक वोकेशनल सब्जेक्ट था। Hey guys, my name is Pratyush Sharma. I am from creative team of Elite Study Point. Today I'll be talking about new education system, new education policy 2020. तो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है क्या? इससे पहले कि ये है क्या, हमें ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों थी। पहली बात, हमें इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों? तो अगर हमें इससे भी देखें तो इससे पहले हम इसकी हिस्ट्री जानते हैं कि हिस्ट्री क्या थी। तो सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम आया, जो न्यू सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो आई थी 1968 में। फिर उसके बाद अगली एजुकेशन पॉलिसी आई 1986 में, जो कि बाय द इंदिरा गांधी। फिर उसके बाद उसी एजुकेशन पॉलिसी को रिविजिट किया गया, रिवाइज किया गया इन 1992। उसके बाद अब आई है हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी इन 2020 बाय नरेंद्र मोदी। तो हमें पहली बात कि हमें एक नई एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत थी क्यों? क्या पहला वाला सिस्टम हमारा ख़राब था? हम ये भी नहीं कह सकते हमारा पहला वाला सिस्टम ख़राब था, लेकिन उसमें ये दिक्कत थी कि हमारे पहले वाले एजुकेशन सिस्टम में जो चीज़ें हो रही थी, मतलब पीपल आर मोर, लोगों को, बच्चों को, मतलब देखा जाए फोकसली, और बच्चों को रेदर देन उनको टीचिंग, रेदर देन उनके स्किल्स पे काम करने के बजाय उनको बढ़ावा दिया जा रहा था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करें, ना कि उनके स्किल्स पे ध्यान दिया जाता था। लेकिन इसमें नए एजुकेशन पॉलिसी में ये आया है कि दे विल फोकस मोर ऑन लर्निंग स्किल्स रेदर देन ऑन रोटिंग स्किल्स। अब बच्चों को ये पढ़ाया नहीं जाएगा, बच्चों को मार्क्स लाना नहीं सिखाया जाएगा, बच्चों को ये सिखाया जाएगा कि वो अपनी फील्ड में, अपने स्किल्स पे, अपने स्किल्स में कितना अच्छा कर सकते हैं, ये था। और अब तो अब गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस किया है कि अब 12th के बाद जब एक बच्चा 12th के बाद अपने स्कूल से निकलेगा तो एक न एक स्किल्स प्रॉपर्ली लेके निकलेगा, मतलब वो एक स्किल्स प्रॉपर्ली पॉलिश्ड होके निकलेगा, जिससे मतलब 12th के बाद उसके पास कोई एक स्किल्स बचे। तो ये हो गया। उसके बाद ये है कि हमारा इसके NEP 2020 के क्या क्या की पॉइंट्स हैं। तो जैसे कि पहले ये था कि जैसे अभी हमारे जो एग्जिस्टिंग था, मतलब जो अभी इससे पहले था, उसमें था कि बच्चे को मतलब मर्जी होती थी, मतलब बच्चा पैदा हुआ, फिर उसके बाद वो टीचर, वो उनके पेरेंट्स का डिसीजन होता था कि बच्चे को 3 साल में स्कूल में डालना है, 4 साल में स्कूल में डालना है, 5 साल में स्कूल में डालना है, वो उन पर डिपेंड करता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि स्कूलिंग फ्रॉम द एज ऑफ 3 ईयर्स, मतलब बच्चा 3 साल से स्कूल जाना स्टार्ट करेगा। उसके बाद पहले जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो करता था प्रीवियसली 10+2, मतलब 1 से 10 तक, उसके मतलब पहले प्ले स्कूल, नर्सरी है, फिर 1 से 10 तक, उसके बाद +2 मतलब 11th और 12th। लेकिन अब ये चेंज कर दिया गया है, अब ये कर दिया गया है न्यू एजुकेशन स्ट्रक्चर 5+3+3+4। ये है क्या? बच्चे के पहले के 5 साल, मतलब उसका प्ले स्कूल, नर्सरी, KG, फर्स्ट सेकंड, मतलब ये एक फाउंडेशनल स्टेज है। बच्चों को फाउंडेशनल लर्निंग दी जाएगी रेदर देन लर्निंग बाय रोड्स। उनको बुकिश लैंग्वेज से हटा के उनको एक एक्टिविटी बेस्ड स्किल्स, ये सब चीज़ें दी जाएंगी। इसमें बच्चों के ऊपर बुक्स का बोझ कम होगा और उनके लिए नई चीज़ें, एक्टिविटीज़ की जाएंगी, जिससे बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो, चीज़ें लर्न करने के बजाय उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। उसके बाद आता है अगले 3 स्टेजेस, मतलब इसमें बच्चों को सिखाया जाएगा, इसमें बच्चे नई चीज़ें डिस्कवर करेंगे, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होगी, बच्चे को एक्टिविटी करिकुलम होंगे। तो इसमें बच्चों को सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस रह जाएंगे। कौन से सब्जेक्ट्स? जैसे हमारे पास होगा ह्यूमैनिटीज़, मैथ और साइंस, ये 3 सब्जेक्ट। बच्चों को इसमें भी यही चीज़ें की जाएंगी कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए रेदर देन बुकिश नॉलेज। उसके बाद आता है नेक्स्ट 3 ईयर्स, इसमें आता है 6th, 7th एंड 8th, ये 3 चीज़ें। इन 3 चीज़ों, ये 3 क्लासेस में अब बच्चों को एक्सपेरिमेंटल लर्निंग दी जाएगी। बच्चे अब वोकेशनल सब्जेक्ट आ जाएगा। पहले जैसा था, पहले एजुकेशन सिस्टम में वोकेशनल एक सब्जेक्ट नहीं था। मैं बताऊँ तो मतलब जैसे हमारे पास होते थे, हमारे पास इंग्लिश होती थी, मैथ होती थी, साइंस होती थी, और हमारे पास एक्स्ट्रा में होता था वोकेशनल। मतलब वोकेशनल एक सब्जेक्ट को ऐसा ट्रीट नहीं किया जाता था, मतलब था हमारे पास था, लेकिन उसके कोई वैल्यू नहीं थी, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत कम थी। मतलब अगर जैसे मेरे पास अगर वोकेशनल एक म्यूज़िक है या डांस है, तो अगर मैं उसमें अच्छा हूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था ज़्यादा, तब भी मुझे अपने मैथ, इंग्लिश
और साइंस में स्कोर करके ही मेरे को वो मार्क्स मेरे डिटरमाइन करते थे कि मैं कैसा इंसान हूँ। मतलब मेरी एबिलिटी को उन सब्जेक्ट से कंपेयर किया जाता था जो मेरे सब्जेक्ट शायद से स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उससे नहीं कंपेयर किया जाता जो मेरा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, जो कि एक वोकेशनल सब्जेक्ट था। तो अब ये कर दिया गया है कि वोकेशनल सब्जेक्ट्स को भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, जैसे डांस, म्यूज़िक। अगर आपको किसी भी चीज़ों में जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, जो आपका स्किल है, आपके स्किल पे ध्यान दिया जाएगा आपके रेदर देन आपके बुक्स पे। तो वोकेशनल सब्जेक्ट्स को मतलब ये कर दिया गया है कि उनकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है, और उन पे भी उनको भी मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा मैथ में अच्छा है और आप किसी वोकेशनल सब्जेक्ट में अच्छे हो, तो कोई आपको कंपेयर नहीं कर सकता। आपको ये नहीं कह सकता कि उसको तो मैथ आती है, तेरे को मैथ नहीं आती, तो वो तुझसे बड़ा है, तुझसे छोटा है। नहीं, अगर उसको मैथ आती है तो आप वोकेशनल में अच्छे हो, उसे वोकेशनल नहीं आती है, तो उन दोनों का कंपेरिजन ही नहीं है, अलग अलग चीज़ है। वो आप किसी और चीज़ में अच्छे हो, वो किसी और चीज़ में अच्छा है, ये दोनों अलग चीज़ है। तो अब इनकी वोकेशनल सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंस बढ़ा दी गई है। और 6th क्लास से एक और नई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है, वो है हमारी इंटर्नशिप। बच्चों को इंटर्नशिप दी जाएगी। बच्चों के पास छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होंगे, बच्चे उन छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करना सीखेंगे, जिनसे बच्चों को कम से कम बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज मिले। पहले जब था कि हम बुक्स में देखते थे, जैसे मान लीजिए अगर आपने वुड कारपेंटर को देखा, आपने बुक में देखा कि हाँ वुड कारपेंटर ऐसा होता है, बट कैसा होगा अगर वो आप उसे खुद देखें या आप उसे खुद करें। ये कितनी यूनिक बात है जो पहले एजुकेशन सिस्टम में नहीं थी, लेकिन अब है। आप उसे खुद करते देखोगे, आप उसे लाइव अपनी आंखों के सामने देखोगे, जिससे आपको चीज़ों को सीखने को ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद एक और नई चीज़ इंट्रोड्यूस है, कोडिंग। पहले था कि कोडिंग हमारे पास मतलब मेरे टाइम में ये था कि मतलब जितने भी व्यूअर्स देख रहे होंगे, मोस्ट ऑफ द सबके साथ ये केसेस होगा कि कोडिंग उनके शायद स्कूल में नहीं थी, या फिर जब वो पढ़ते थे तो कोडिंग थी ही नहीं। मैंने खुद कोडिंग आके 11th और 12th में करी है। मतलब मुझे अपने लाइफ के मोर देन 10 ईयर्स के बाद कोडिंग मिली है। अब ये तो चलो कि मैं थोड़ी नेक्स्ट जनरेशन का था, इसलिए मुझे 11th-12th में मिल गई, बल्कि और लोगों को तो कोडिंग कॉलेज में जाके मिलती थी, जिनको अगर इंटरेस्ट होता था उनको कॉलेज में आके कोडिंग मिलती थी। लेकिन अब ये है कि 6th क्लास से कोडिंग मैंडेटरी कर दी गई है, बच्चों को कोडिंग करनी होगी। मतलब ये नहीं कि कोई फोर्सफुली नहीं है, बट कोडिंग से बच्चों का माइंडसेट ब्रॉड हो जाता है, बच्चों को इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। और प्लस आगे हम सबको पता है कि आगे जो एरा आने वाला है, इट्स ऑल अबाउट डिजिटल। जितनी भी सारी चीज़ें सारी की सारी डिजिटल होंगी, इसलिए कोडिंग एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो एक बच्चे को नेसेसरी थिंग है, जो बच्चे को आनी चाहिए। दैट्स वाई कोडिंग मैंडेटरी कर दी गई है। अच्छा है, फिर उसके बाद इंटर्नशिप हो गई, वोकेशनल स्टडीज़ हो गई, और उसके बाद आपको कोडिंग भी आ गई। उसके बाद आता है कि गवर्नमेंट का प्लान क्या है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि बाय 2035 हमारे 2035 अभी हम देखें तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है हमारा है, वो अभी 25% से भी कम है। मतलब इसका मतलब ये कि 25% से कम बच्चे हायर स्टडीज़ में हैं। पर गवर्नमेंट का गोल ये है कि बाय 2035 मोर देन 50% ऑफ बच्चे हायर स्टडीज़ में जाए। होता क्या था अगर हम देखें तो हमें मतलब इस एजुकेशन के सिस्टम को सही में अगर रूट लेवल पे देखें, चेंज करने की ज़रूरत पड़ी तो पड़ी क्यों। होता क्या था पहले होता यह था, बच्चा आया, मतलब बच्चा 10th तक गया, 10th में उसने मार्क्स स्कोर करे, डिपेंड करता है उसने कैसे मार्क्स करे, उसके बोर्ड पे डिपेंड करता है कि उसने जैसे मार्क्स स्कोर करे, उसके हिसाब से उसको बांट दिया जाएगा। आप आर्ट्स लोगे, कॉमर्स लोगे, साइंस लोगे। उसके बाद आर्ट्स कॉमर्स साइंस लेने के बाद, उसके बाद जब वो साइंस ले लेगा, उसके बाद उसके सब्जेक्ट्स बढ़ जाएंगे। सब्जेक्ट्स बढ़ने के बाद फिर वो कॉलेज में जाएगा। फिर कॉलेज में जाने के बाद चलो मान लो उसने साइंस लेके उसने इंजीनियरिंग कर ली। इंजीनियरिंग करने के बाद अब वो क्या कर रहा है, अब वो यूपीएससी का एग्जाम दे रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब आपके ऊपर जितने रिसोर्सेज गवर्नमेंट ने खर्च करे, आपके ऊपर जितने भी रिसोर्सेज आपने खर्च करे, उनका कोई यूज़ नहीं। आपने नॉलेज लिया इंजीनियरिंग की, आपने नॉलेज लिया टेक्निकल, और आप कर रहे हो एक यूपीएससी सिविल सर्विसेज, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। आपकी फिजिक्स, आपकी मैथ उसमें काम ही नहीं कर रही। ये क्या बात हुई। दैट्स वाई गवर्नमेंट ने ये था कि पहले बच्चों को मार्क्स लाना सिखाया जा रहा था कि मार्क्स लाओ और जॉब पालो। ये हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पाने का वो नहीं था, पर अब हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुद क्रिएट करेंगे। अब हमें मार्क्स लाके किसी के अंडर या किसी के जॉब लाके काम नहीं करना। पहले था कि भाई सारे के सारे बंदे 95 ला रहे, सारे के सारे बंदे 95+ लेके आ रहा है, जिसके जितने ज़्यादा मार्क्स उसको उतनी बेटर जॉब। बट अब ऐसा नहीं है। अब यह है जिसके जितने अच्छे स्किल्स उसकी जॉब होगी। अगर आप इसमें अच्छे हो आप उसमें जाओ, अगर आप इसमें अच्छे हो आप उसमें जाओ।
उसके बाद ये था कि अब है मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज़, मतलब आपके पास सब्जेक्ट्स होंगे, वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स होंगे टू चूज़। आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर विलनेस। आपको अच्छा लगता है मैथ लो, आपको अच्छा लगता है हिंदी लो, आपको अच्छा लगता है हिस्ट्री लो। आप कोई भी एक बंडल बनाओ जो आपको अच्छा लगता है और वो पढ़ो, और उसके अंदर वोकेशनल जो स्टडीज़ होंगी, वोकेशनल एजुकेशन होगा, उनको भी एक अच्छी इंपॉर्टेंस दी जाएगी। ये था। उसके बाद हम ये 5+3+3+4, जो 4 है मतलब 9th 10th 11th 12th। पहले जो था वो 10th+2 था, मतलब 10 तक देखा जाता था, उसके बाद +2 मतलब 10 तक अलग ट्रीट किया जाता था बच्चों को, और 12 तक ये 11th और 12th बच्चों को 2 साल अलग ट्रीट किया जाता। अब ऐसा है, अब ये एक 4 ईयर का स्टेज है। ये स्टेज है सेकेंडरी स्टेज। इस स्टेज में बच्चों को एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंट लर्निंग, बच्चों को एक टेक्निकल नॉलेज दी जाएगी चीज़ों के बारे में। बच्चों को ये बताया जाएगा, बच्चों को एक्सपेरिमेंट कर के दिखाया जाएगा, बच्चों को ये बताया जाएगा कि आप इसी सब्जेक्ट में, बच्चों के इंटरेस्ट के बेसिस पे चीज़ें सिखाई जाएगी। उसमें जैसे आपने 9th के बाद आपके पास मल्टी डिसिप्लिनरी वो है, आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो फ्रॉम द वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स जो आपका मन करता है। उसके बाद 10th। अब 10th में आता है, बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन था कि 10th में तो बोर्ड आएगा, बोर्ड का क्या है, बोर्ड का ये था कि बोर्ड की इंपॉर्टेंस कम कर दी गई है। क्यों बोर्ड की इंपॉर्टेंस क्यों कम कर दी गई? कि होता ये था कि एक ने जब बोर्ड आते थे ना, तो बच्चों में ये हो जाता था कि बोर्ड आ रहा है, अब पढ़ना शुरू कर देते हैं। इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बना दी थी बोर्ड की, मैं कहूँगा इसको ज़्यादा ओवर इंपॉर्टेंस देने लग गए थे बोर्ड को। ये था कि बच्चे पूरे साल कुछ नहीं पढ़ रहे, लेकिन एट द टाइम ऑफ बोर्ड पूरी जी जान लाके पढ़ लेते थे। वैसे इसका कोई मतलब नहीं हुआ कि आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन आप एट द टाइम ऑफ पूरे साल बोर्ड के लिए, बच्चे बोर्ड में सिर्फ अच्छे मार्क्स लाने के लिए ही पढ़ते हैं और किसी चीज़ के लिए नहीं पढ़ते। तो यही चीज़ को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने कर दिया, बोर्ड की इंपॉर्टेंस कर दी गई है कम, और साल में 2 बार बोर्ड्स का ये किया गया है। ये अभी है कि एक आपको मतलब ये कि अगर आप एक बोर्ड में स्कोर अच्छा नहीं कर पाते, वरना किसी वजह से, जैसे आपने पूरे साल पढ़ा, उसके बाद एट द टाइम ऑफ बोर्ड आप हो गया कि आपको, या फिर आप बोर्ड दे नहीं पाए, या फिर आप एट द टाइम ऑफ कंडीशन, आपकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि आप बोर्ड अपना अच्छा दे पाए, या आप बोर्ड अपना 100% नहीं दे पाए, तो आपके पास एक और चांस होगा। साल में 2 बार बोर्ड्स होंगे, आपका एक जो हमारा बोर्ड होगा वही, और उसके बाद एक इम्प्रूवमेंट के लिए, मतलब अगर आपको इम्प्रूवमेंट लगती है कि अगर आपको लगता है कि आप इससे अच्छा स्कोर कर सकते थे, तो आप जाके उसमें कर सकते हैं, मतलब आप जाके उसमें और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो बस ये था। फिर उसके बाद आता है 11th-12th में बच्चों को ये था कि जैसे ही बच्चा 11th में जाता था ना, उसके लिए 11th और 12th उसके लिए दुनिया काफ़ी अलग हो जाती थी, क्योंकि वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता था। जैसे मैं बताता हूँ, मेरे दोस्त थे, सबने अलग अलग स्ट्रीम ले ली, सारे के सारे अलग अलग हो, सबके सब डिवाइडेड हो गए। उसी में ही ना लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है कि इसने आर्ट्स ले ली, मतलब ऑब्वियसली कम नंबर आए होंगे, इसने कॉमर्स ले ली, ऑब्वियसली थोड़ी ठीक ठाक नंबर आए होंगे, इसने साइंस ले ली, इसके अच्छे नंबर आए होंगे। पर ऐसा नहीं है, इंटरेस्ट बेसिस पे किया जाएगा। और ये था कि जैसे साइंस में प्री डिफाइंड सब्जेक्ट्स है, जैसे साइंस है, आपके पास फिजिक्स होगी, आपके पास मैथ्स होगी, आपके पास केमिस्ट्री होगी, आपके पास कंप्यूटर साइंस होगी। लेकिन अगर एक आर्ट्स वाला बच्चा कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहे तो क्या उसके पास उसको ये लिबर्टी नहीं दी गई कि आप वो ये पढ़ सके? नहीं, अब उसको ये लिबर्टी मिली है। अब सारे बच्चों को प्रॉपर्ली ये लिबर्टी है कि वो जो सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं वो चल सकते हैं। आपको फिजिक्स पढ़नी है, फिजिक्स पढ़ो, फिजिक्स के साथ हिस्ट्री पढ़ो, फिजिक्स के साथ कंप्यूटर साइंस के साथ अकाउंट्स पढ़ो। आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है आप वो सब्जेक्ट को पढ़ें, और 12th के बाद एक स्किल लेके ज़रूर निकले, गवर्नमेंट ये चाहती है। उसके बाद आप आते हैं हाई एजुकेशंस में। जैसे इस एजुकेशन सिस्टम से, इस न्यू पॉलिसी से छोटे से छोटे बच्चे और बड़े से बड़े, मतलब स्मॉलर और हायर लेवल दोनों सबको फ़र्क पड़ेगा, सारे के सारे लोगों को फ़र्क पड़ेगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी छोटे से छोटे बड़े से बड़े, सबको फ़र्क पड़ने वाला है। तो ये था कि अब आएगा SAT लाइक कॉलेज टेस्ट, एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रखा जाएगा कॉलेजेस के लिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस और कोई भी कॉलेजेस के लिए एक कॉमन टेस्ट होगा। जैसे ये था कि अभी एडमिशन दिया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ आपने 12th में कितने मार्क्स स्कोर करे, पर इसका कोई पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या पता बच्चा अपना 100% ना दे पाया, क्या पता बच्चे को इससे ज़्यादा नॉलेज है जिससे ज़्यादा वो लिख पाया हो।
उससे ज़्यादा बच्चे को नॉलेज हो। तो दैट्स वाई उसका एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा, बच्चों को एंट्रेंस टेस्ट दिया जाएगा ऑन द की, जिससे वो अपनी सारी की सारी कैपेबिलिटी शो कर सके कि वो किस लायक है, क्या वो इस सब्जेक्ट को ले सकता है, अगर वो उसका इंटरेस्ट है तो क्या वो उसको एलिजिबल है उस सब्जेक्ट लेने के लिए। तो एक कॉमन SAT लाइक कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट दिया जाएगा जिससे आप कॉलेज में जा सकते हैं। उसके बाद ये था कि गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस। गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस थोड़ी कम होती है, प्राइवेट कॉलेजेस की फीस थोड़ी ज़्यादा होती है। पर ऐसा क्यों? क्या हमारे पास एक ऐसा कैप नहीं हो सकता कि जिस पे सारे जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस सारे के सारे इक्वल हो जाएं, मतलब सबकी फीस इक्वल हो जाए, जिससे कम से कम अगर कोई प्राइवेट कॉलेज में जा सकता है वो प्राइवेट कॉलेज जा सके, और जिससे कोई गवर्नमेंट कॉलेज में जा सके वो गवर्नमेंट कॉलेज जा सके। दैट्स वाई। और ये था कि प्राइवेट स्कूल, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाने की कोशिश करते हैं ना, वो आपसे मनचाही फीस मांगते हैं। सारे प्राइवेट कॉलेजेस का अलग अलग है, कोई इतना मांग रहा है, कोई इतना मांग रहा है, कोई इतना मांग रहा है। लेकिन अब एक गवर्नमेंट ने कैप लगा दी, कैप ऑन कॉलेज फीस। अब कोई भी प्राइवेट स्कूल, कोई भी प्राइवेट कॉलेज आपसे मनचाही फीस नहीं कर सकता, मनचाही फीस नहीं मांग सकता। वो वही फीस मांगेगा जो कि गवर्नमेंट बाय सर्टिफाइड होगी, जो गवर्नमेंट कहेगी वही फीस दे सकता है। उसके बाद ये है कि एमफिल टू बी डिसकंटिन्यूड। एमफिल को अब डिसकंटिन्यूड किया गया। और आता है कॉलेज वाले स्टूडेंट्स जो अभी कॉलेज में है या जो कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं। तो जो कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं उनका ये कर दिया गया है कि अंडर ग्रेजुएशन जो यूजी है, यूजी अब 4 साल का कर दिया गया है। मतलब अगर आप यूजी में एडमिशन लेते हो तो वो आपका 4 साल का है। तो और इसमें ये भी अच्छा है कि आप एनी टाइम, मतलब अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन या आपकी कोई भी किसी भी कंडीशन की वजह से आप ड्रॉप आउट कर देते हो तो आपको कुछ क्रेडिट्स मिलेंगे। आप उन क्रेडिट के साथ जाओगे और एक प्री डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम के बाद आप वापस आ सकते हो, और आपको वापस से फर्स्ट ईयर से नहीं पढ़ना, आपने जहाँ से छोड़ा है, जिस सेमेस्टर से छोड़ा है, आप वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करोगे ये। और जैसे अगर आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा, आपने फर्स्ट ईयर पढ़ने के बाद सेकंड ईयर पढ़ा, आपने सेकंड ईयर, अगर आप सेकंड ईयर पढ़ने के बाद आप छोड़ देते हो, आपको मिलेगी डिप्लोमा डिग्री। अगर आप थर्ड ईयर करने के बाद छोड़ दो, आपको 3 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री। और अगर आप 4 साल करने का तो आपको फुल 4 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री। मतलब अगर आप जब भी ड्रॉप आउट करेंगे, जब भी आप कॉलेज से निकलोगे, तो आपको पास एक न एक डिग्री होगी। आप जब भी कॉलेज से ड्रॉप आउट करोगे या जब भी कॉलेज से निकलोगे, आपके पास एक ग्रेजुएशन की, एक डिप्लोमा की, कोई ना कोई डिग्री तो आपके पास होगी। ऐसा किया क्यों गवर्नमेंट ने? क्या 3 साल वाला अच्छा नहीं था? क्या गवर्नमेंट ने 4 साल को करने की जरूरत क्यों थी? गवर्नमेंट 4 साल इसलिए किया क्योंकि पहले ये था कि अगर किसी बच्चे ने या किसी स्टूडेंट ने यूजी का कोर्स कर लिया, मतलब उसने अंडर ग्रेजुएशन करी, जैसे अगर मैंने अंडर ग्रेजुएशन करी कंप्यूटर साइंस से, तो मैंने मान लो बीएससी ऑनर्स करा कंप्यूटर साइंस से। अब मैं बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस से करने के बाद मुझे एमएससी कंप्यूटर साइंस करनी पड़ेगी। क्यों? क्या मेरी बीएससी कंप्यूटर साइंस किसी काम की नहीं है? मैं एमएससी कंप्यूटर साइंस क्यों करूं? अगर मेरी बीएससी ऑनर्स भी तो कुछ, वो भी तो किसी काम की होगी। उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए उसको 4 साल का किया गया। क्यों? क्योंकि पहले था कि अगर आपने बीएससी कर लिया, अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर लिया, उसकी कोई वो नहीं थी जब तक आप एमएससी ना कर लो। जब तक आप एमएससी ना कर लो तब तक उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। अब उसकी प्रॉपर इंपॉर्टेंस है। और अगर आपको फील होता है कि अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना है, उसको और डीपली पढ़ना है, आपको डीपली रिसर्च में जाना है, तब आप जाके उसको आप तब मास्टर्स करोगे या तब आप जाके उसमें पीएचडी करोगे। मास्टर्स आप 1 या 2 साल की कर दी गए, वो डिपेंड्स कि वो कौन सा सब्जेक्ट है या कौन सा कोर्स है। आपकी 2 और साल की कर दी है। तो ये कि यूजी के अंडर ग्रेजुएशन के कोर्स 4 साल के कर दिए गए हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो मास्टर्स के कोर्स हैं वो 1 या 2 साल के कर दिए गए। और ये था, तो ये अगर हम पूरा का पूरा समराइज़ करें, पूरा का पूरा एक कंक्लूजन निकालें, तो ये हमें क्यों चाहिए था? मतलब हमने एजुकेशन सिस्टम को चेंज करा ही क्यों? पहले जो चल रहा था वो भी तो ठीक ही था, उसमें इतनी कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं, लेकिन तो हमने इसको किया क्यों? ये था, हमने इसको चेंज इसलिए करा क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल्स से ना, मतलब एक क्राउड जा रहा था जो कि एक ही डायरेक्शन में जा रहा था। उसकी कोई मतलब एक यूनि डायरेक्शन थी, उसकी एक ही डायरेक्शन थी, अलग अलग डायरेक्शन नहीं था। अगर हमारे पास डॉक्टर्स हैं तो हमारे पास सिर्फ डॉक्टर्स हैं, हमारे पास इंजीनियर्स हैं तो हमारे पास सिर्फ इंजीनियर्स हैं। अब तो ज़रा कि चलो, पहले तो हमारे पास आईटी सेक्टर में भी लोग इतने कम थे, अब तो लोग अवेयर होने लग गए आईटी सेक्टर के बारे में, तो हमारे पास आईटी सेक्टर्स में भी लोग हैं। लेकिन क्या इसके अंदर हमारे पास फील्ड नहीं है? कि हमारे पास इसके अंदर कोई फील्ड्स नहीं है? हमारे पास इतनी सारी फील्ड्स हैं, इतनी सारी चीज़ें रिसर्च लाइन में। अच्छा, आप ही खुद बताएं कि अगर आप किसी बच्चे से पूछते हैं, अगर आप कोई भी बच्चा छोटा होगा, अगर आप उससे पूछते हैं कि उसको क्या बनना है, तो क्या वो कभी बोलता है कि उसे रिसर्च लाइन में आगे जाना है? कभी बोलता है कि मुझे इसके इंडिया के लिए रिसर्च करनी है, या मुझे किसी चीज़ को रिसर्च में ले जाना है, मुझे एक चीज़ डिस्कवर करनी है, मुझे कोई चीज़ इन्वेंट करनी है? नहीं, कोई बच्चा ये नहीं बोलता।
हर बच्चे को यही है कि मार्क्स लाऊं, स्कोर करूं, एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब, एक अच्छी कोई जॉब मिले, गवर्नमेंट जॉब मिले, वेल एंड गुड, मिले, मार्क्स स्कोर हो, पैसे मिले, दैट्स ऑल। सारी चीज़ें मनी माइंडेड हो चुकी हैं, कोई एजुकेशन नहीं देख रहा है, एजुकेशन से चीज़ें गायब हो चुकी है, एजुकेशन का मतलब ही खत्म कर चुका है। दैट्स वाई गवर्नमेंट ने ये नई पॉलिसी लेके आई कि पीपल मोर और पीपल रिसर्च लाइन में जाए। किसी के अंडर जॉब करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इससे अच्छा आप खुद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करो, आप खुद अपनी जॉब क्रिएट करो। क्यों? लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने एंटरप्रेन्योरशिप लेके आए, क्यों? उससे पहले नहीं था एंटरप्रेन्योरशिप। वो क्यों लेके आए? वो ये चाहते हैं कि आप अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करें, आप अपना बिजनेस खुद लेके आए, आप खुद स्टार्ट करें, किसी के अंडर काम ना करने के बजाय आप खुद अपने बॉस बने, खुद काम करें, खुद अपनी इकोनॉमी भी बढ़ाएं और पूरे इंडिया की इकोनॉमी बढ़ाएं। इससे तो सारे के सारे बंदों का पार्ट होगा। ये दैट्स वाई ये सारी चीज़ें लेके आई गई हैं। तो अब आता एक और पॉइंट था कि रिपोर्ट्स कार्ड, बच्चों की जो रिपोर्ट कार्ड होगी, पहले जैसे रिपोर्ट कार्ड होती थी ना, वो 2 पेजेस की होती थी। उसमें पहले पेजेस में बच्चों के पहले बच्चों मार्क्स दिए जाते थे कि आपने इंग्लिश में इतना स्कोर किया, आपने मैथ में इतना स्कोर किया, आपने इसमें इतना स्कोर किया, आपके टोटल मार्क्स। फिर नेक्स्ट पेज पे आता था टीचर का रिमार्क कि ही इज़ गुड एट दिस, ही इज़ गुड एट दिस, और इसका गुड मार्क, ये ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, बस ये होता था। अब जो रिपोर्ट कार्ड आएंगी वो 3 पेजेस की होंगी। उसमें फर्स्ट पेज होगा, बच्चा अपने आप को खुद इवेल्युएट करेगा, सेल्फ एनालिसिस करेगा और खुद लिखेगा कि आई एम गुड एट दिस, मेरे को ये अच्छा कर लगता है, मुझे ये करना अच्छा लगता है। उसके बाद सेकंड पेज होगा, सेकंड पेज में उसके क्लासमेट्स, जो उसके आसपास के अराउंड जो फ्रेंड्स है, जो क्लासमेट्स हैं, वो उसको इवेल्युएट करेंगे, उसको वो देंगे, बताएंगे कि ये सही में किस चीज़ों में अच्छा है, ये क्लास में कैसा है, ये क्लास में इसके स्किल्स कैसे हैं, इसमें लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं, क्लास में इसमें ये एक एज अ टीम काम कर सकता है कि नहीं। उसके बाद लास्ट पेज में आएगा टीचर का रिव्यू कि इसके से ये ऐसा है, इसके अंदर ये स्किल्स है और ये सारी चीज़ें। और फिर आता है टीचिंग के ऊपर। टीचिंग में गवर्नमेंट ने 2023 तक गोल बनाया कि सारे टीचर्स को असिस्मेंट दिया जाए, मतलब सारे टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो बच्चों के स्किल्स को पहचान सकें और प्लस बच्चों को एक रोटिंग स्किल, मतलब एक रेटिफिकेशन को छोड़ के उनके एक प्रैक्टिकल नॉलेज पे काम करें और बच्चों को पहचान पाए कि क्या ये बच्चा रट के लिख रहा है, क्या ये बच्चा समझ के लिख रहा है। ये गवर्नमेंट का टारगेट है टिल 2023 कि बच्चे सारी टीचर्स को, मतलब गवर्नमेंट ये सारी टीचर्स को ट्रेनिंग दे दे। ये पॉइंट था कि जैसे हमारे पहले जो गवर्नमेंट स्कूल्स में ये था कि गेस्ट टीचर्स अपॉइंट किए जाते थे, मतलब परमानेंट टीचर्स की तादाद, उनकी पॉपुलेशन कम थी, मतलब एज कम्पेयर टू जो हमारे पास गेस्ट टीचर्स थे। क्यों गेस्ट टीचर्स हम ज़्यादा क्यों थे? गेस्ट टीचर्स इसलिए ज़्यादा थे क्योंकि फर्स्ट पॉइंट, दे वर्क एट कम एक्सपेंस, वो कम से कम पैसों पे काम करते हैं। और प्लस ये था कि हम पैसे बचाने के चक्कर में चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे। चीज़ों से क्या, हम एजुकेशन से, जो एक बच्चे की बेसिक नीड है, इतना अच्छा एस्पेक्ट है, उससे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे। ये था, इसलिए अब गवर्नमेंट ने हटा दिया है। अब गवर्नमेंट ने ऑन पेपर तो अभी यही कहा गया है, ऑन पेपर ये कहा गया है कि कोई गेस्ट टीचर वाला चक्कर नहीं होगा। प्रॉपर्ली जो भी टीचर्स होंगे वो सारे परमानेंट होंगे। बस उसके बाद ये सारी हो गई, ये सब तो डॉक्यूमेंट्स हो, मतलब ये सारी चीज़ें ऑन पेपर हो गई, मतलब ये बिल है। उसके बाद अब आते हैं कि इन रियल लाइफ ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये कैसी होगी जब ये आएगी, जब ये हमारे अराउंड आएगी, जब हमें ये देखने को मिलेगी, तो इसका क्या रूप होगा। ये देखा जाए तो अभी के हिसाब से जो पेपर पे तो काफ़ी अच्छी लग रही है, मुझे समझाने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, आपको सुनने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई ऐसी चीज़ें होंगी, नई चीज़ें आएंगी, ये आएंगी। लेकिन आपको पता है जब ये आएगा, जब ये मार्केट में आएगा, जब ये हमारे अराउंड हमें देखने को मिलेगा, तो मे भी हो सकता है कि ये उतना ज़्यादा एफिशिएंट, उतने ज़्यादा वैसा ना हो जैसा ये अभी दिख रहा है, जैसा भी हमारे पेपर्स में दिख रहा है। ये मे भी हो सकता है कि उतना ज़्यादा अच्छा ना हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज का कितना इन्फ्लुएंस है हमारे एजुकेशन सिस्टम पे, और हमारी गवर्नमेंट का कितना इन्फ्लुएंस जाता है हमारे एजुकेशन सिस्टम पे, और पार्टी हमारे पास मल्टी पार्टी सिस्टम से कितनी सारी चीज़ें हैं जो इस पर इफेक्ट करती हैं। तो चलिए अगर हम मान भी लें कि ये सारी चीज़ें अच्छे से इम्प्लीमेंट भी हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें आ भी जाती हैं, ये बिल पास भी हो जाता है, ये तो अभी वैसे ऑन पेपर है, पर अगर ये बिल पास भी हो जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं, ये हमें अपने आसपास देखने को मिल भी जाती है, लेकिन तब भी इसमें एक फ्लॉ है, एक फॉल्ट है। वो ये है कि हम जो हमारे पास एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं, जो हमारे पास अभी टीचर्स हैं,
हम क्या उनसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सारी चीज़ें फॉलो करें? क्या वो बच्चों को ऐसे ही ट्रीट करें जो कि हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि ऐसे ट्रीट करना चाहिए? ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद काफ़ी बच्चों का डाउट ये है कि ये सारी चीज़ें हमें कब तक देखने को मिलेंगी, कब तक हो सकता है ये देखने को मिले। अब मैं ये तो नहीं कह सकता, या गवर्नमेंट भी ये नहीं कह सकती कि ये कब तक आपको देखने को मिले, या आपने को देखने को मिलेगी ही, क्योंकि एट रूट लेवल तक आते आते आपको भी पता है चीज़ें कितनी खराब या कितनी अच्छी हो जाती है, आपको भी पता है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर ऐसा लिखा है, अगर ऐसा लिखा है तो आपके लेवल तक आते आते मे भी उसका मतलब ही चेंज हो जाए, या फिर वो चीज़ें ही अलग हो जाए, लिखा कुछ और था हो कुछ और जाए। बट ये है कि अगर देखा जाए तो मे बी इस साल तो रेयरली हो सकता है, लेकिन अगले साल से प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए, मतलब फिफ्थ, ये जो स्टार्टिंग के 5 साल या 3rd साल के बच्चे हैं, उन पे ये काम करना शुरू कर दिया जाए। लेकिन अभी जो बच्चे पढ़ चुके हैं या बच्चे ऑन गोइंग है, उनके लिए तो काफ़ी मुश्किल ही है। अगर आप 10th क्लास में हो, अगर आप बोर्ड्स दे रहे हो, तो आपके शायद से जो आने वाले बोर्ड्स होंगे वो भी वैसे ही होंगे जैसे अभी होते थे। अगर आप 12th क्लास में हो तो मे भी शायद से आपके बोर्ड्स वैसे ही होंगे जैसे होते थे। इट डिपेंड्स, और अभी इन सब चीज़ों में आने में काफ़ी टाइम है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप इस इन्फॉर्मेशन को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनको आपको लगता है कि इन सबको ये नॉलेज पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें अवेयरनेस फैलानी है लोगों में। लोगों के इतने सारे डाउट्स हैं, सारे के सबको लोगों डाउट्स क्लियर करने के लिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। यहाँ पे सब्सक्राइब बटन होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट होगा रिगार्डिंग किसी भी एनी पॉइंट्स, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।